हमने ऑर्डर 1 रूल 1 से 13 ये हमने स्टडी की है इसकी। तो इसमें क्या कह रहा था, पार्टीज़ टू सूट। ऑर्डर 1 है पार्टीज़ टू सूट, और ये इसके रूल्स है 1 से लेकर 13 तक। उसमें रूल 1 में क्या था कि इसमें बताया गया था कि प्लेंटिव के तौर पर कौन किसी भी मुकदमे में ज्वाइन कर सकता है कि जिसका कोई भी रिलेशन हो मुकदमे में, कोई भी मामला हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर माँ मेंटेनेंस का सूट करती है, मामला करती है कि उन्हें, तो उसमें बच्चे को भी फ्रीक बनाना लाजमी है, क्योंकि बच्चा भी इसमें फ्रीक बनेगा, वो भी प्लेंटिव बनेगा मेंटेनेंस के सूट के अंदर। इसी तरह आपका जो है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, ये कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर वो देखती है कि काफ़ी जो से हैं लोग वो प्लेंटिव आ गए हैं एक ही सूट के अंदर, और उनका जो मामला है वो सेपरेटली ट्रीट होना चाहिए, और तो वो ऑर्डर कर सकती है कि आप ना सेपरेट ट्रायल में आएँ और अपने अपने मामला वहाँ पर लेके चलें। तीसरा हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 कि डिफेंडेंट के तौर पर कौन ज्वाइन हो सकता है। तो इसमें ये था कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्लेंटिव का रिलीफ राइज हो रहा हो, वो डिफेंडेंट के तौर पर राइज हो सकता है, या जो जो बंदा उसमें मामले में रेलिवेंट हो, इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई जिस तरह अमजद और अहमद की ज़मीन के कंट्रोवर्सी पे, तनाज़े पे, उसने उस पार्टी को तो बनाया डिफेंडेंट जिसके ख़िलाफ़ वो कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद ने अमजद के ख़िलाफ़ किया क्योंकि अमजद ने कब्ज़ा किया था उसकी प्रॉपर्टी पे, तो अहमद ने अमजद को बनाया और साथ साथ उसको तहसीलदार को और रजिस्ट्रार को भी बनाना पड़ेगा डिफेंडेंट। हालांकि रिलीफ क्लेम तो उसने अहमद ने अमजद से ही करना है, लेकिन ये जो है मामला क्योंकि उनका भी लेना देना है रजिस्ट्रार का और तहसीलदार का, तो इसलिए उनको भी बनाया है फ्रीक। तो डिफेंडेंट के तौर पे वो फ्रीक बन सकते हैं, तो उनका बनाना पड़ेगा। सो फोर्थ हमने रूल पढ़ा था कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज़ के, ये कोर्ट का इख्तियार है कि वो किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ वो जजमेंट दे दें। वो भी हो सकता था कि वो ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ दे दें, पार्टीज़ के ख़िलाफ़, या किसी एक के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में दे दें। तो ये कोर्ट का इख्तियार है कि प्लेंटिफ के हक़ में या डिफेंडेंट के अगेंस्ट देना या क्या करना है। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। उसमें पढ़ा था हमने कि डिफेंडेंट लाजमी नहीं है कि सारे रिलीफ क्लेम में उसका कोई इंटरेस्ट हो। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको तहसीलदार और रजिस्ट्रार वाले केस में, उसमें तहसीलदार और रजिस्ट्रार का कोई मामला, उसमें उनका भी कोई उसमें गेन नहीं है या उनका कोई मोटिव नहीं है कि हमें कोई रूल्स है ना, वो तो सिर्फ फ्रीक बने हैं उस मुकदमे में, क्योंकि प्रॉपर्टी से मामला तो वो देखते हैं। तो इसके अंदर और उनका ये, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो अहमद को पूरी ज़मीन मिले जिससे या पार्ट मिले, तो वो इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में। तो ये बताया गया है जॉइंटर ऑफ पार्टीज़ लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें बताया गया है कि जितने भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ होती हैं तो वो सेम कॉन्ट्रैक्ट पे उसको लायबल हो सकते हैं कि अगर किसी एक बंदे ने काफ़ी लोगों को कोई चीज़ें सप्लाई की है और उसके अंदर उसको मामला आ रहा है, तो उसके अंदर वो समझ रहा है मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो सबको जो है ना डिफेंडेंट के तौर पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो ये उसकी अपनी उसकी है चॉइस कि अगर एक ही नोटिस का केस मामला है सबके साथ, तो उसमें ये काम कर सकता है। व्हेन प्लेंटिव इन डाउट फ्रॉम होम रेडिएट्स टू बी सोट, जब प्लेंटिव को पता ही नहीं है कि मैंने अपना रिलीफ कहाँ से लेना है, कि मेरा कौन सा है जस्टिफाइड डिफेंडेंट कौन है, तो वो जो समझता है उसको वो डिफेंडेंट बना देगा। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका डिफेंडेंट कौन है और किससे आपको रिलीफ मिलना है। 8th रूल था वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। इसमें यह है कि एक पर्सन वो सू कर सकता है और डिफेंड कर सकता है सबके बिहाफ पे अगर इंटरेस्ट सेम ही हो। तो इसमें यही है कि अगर काफ़ी लोग उनसे हैं वो उनका इंटरेस्ट सेम है, तो एक पर्सन को आगे करके उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के कह सकते हैं कि मुकदमा लेके चलो आगे। तो ये रूल नंबर 8 सब रूल 1। तो
रूल नंबर 8 सब रूल 2 है कि अगर कोई बंदा समझे कि मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं है या मुझे अपना केस सेपरेटली लेके आगे चलना है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट को कि मैंने खुद मामला लेके आगे चलना है। एनी पर्सन ऑन हूज बिहाफ फॉर बोथ बेनिफिट्स ऑफ प्रोसीड डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। रूल नंबर 9 था मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर जिस तरह से आपको नाम से लग रहा है मिस्टेक से आया है, गलती से ज्वाइन हो गया, वो मिस जॉइंडर है। और नॉन जॉइंडर वो है कि जो पार्टी बनती थी लेकिन उसको ऐड नहीं किया गया, जिसमें इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी नॉन जेंडर के केस में। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी का मामला है, भाइयों ने बहनों को जो है ना वो केस में फ्रीक नहीं बनाया, तो बहनें ओबियसली नॉन जेंडर है, नेसेसरी पार्टी हैं, तो उनका फ्रीक बनना लाजमी है। तो इसमें ये बताया गया बेसिकली कि अगर मिस जेंडर या नॉन जेंडर आ जाते हैं और फिर वो केस को डिफीट नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ ये कि इसमें मिस जेंडर है या नॉन जेंडर है, उसकी वजह से जो सूट है वो डिफीट नहीं होता, वो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते कि ये ठीक नहीं है। वो कोर्ट इस तरह के मामलों में जो भी तनाज़ा सामने आता है उसका फिर फैसला करती हैं मेरिट पे क्या करना चाहिए। सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, ये है रूल नंबर 10 कि अगर जो है सूट आपने गलती से किसी प्लेंटिफ के नाम कर दिया है क्योंकि वो उसमें उसके अगेंस्ट नहीं बनता था, तो आपको गलती लगी, बोनाफाइड मिस्टेक यानी मिस्टेक है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे करेक्शन कर दें। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज़, अब कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अगर वो समझती है कि ये फ़लानी पार्टी ये ठीक नहीं ज्वाइन हुई है, फ़लान प्लेंटिफ की डिफेंडेंट ठीक नहीं है, तो ऐड भी कर सकती है और वो स्ट्राइक आउट भी कर सकती है पार्टीज़ को। उसके बाद है विल डिफेंडेंट एडिड प्लान टू बी अमेंडेड। ऑब्वियसली जब एक नया डिफेंडेंट ऐड होता है तो जो प्लांट है उसको भी अमेंड किया जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट ही में तो प्लेंटिफ ने सारे अपने एतराज़ात लिखे होते हैं ना डिफेंडेंट के ख़िलाफ़। अब डिफेंडेंट ही नया आ गया ऑब्वियसली वो भी अमेंड होगी, ये वाली बात बताई गई है। फिर रूल नंबर 11 है कंडक्ट ऑफ सूट, इसमें बताया गया है कि कोर्ट बताती है कि कैसे सारे प्रोसीडिंग्स को आगे लेके चलना है, किस बंदे ने किस बंदे के ज़िम्मे है कि उसने सबूत पेश करने हैं, किसने गवाह लेके आने हैं, किसने विटनेस रिकॉर्ड करवाने हैं और किस बंदे के ऊपर क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, ये सारी चीज़ का तयन कोर्ट करेगी कंडक्ट ऑफ सूट। रूल नंबर 12 है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट फॉर अदर्स, इसमें बताया गया है कि अगर काफ़ी प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स के तौर पे आप उनसे वो पीयर उनसे हो रहे हैं, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स दैन वन एनी वन ऑफ और मोर दैम मे बी ऑथोराइज्ड बाय एनी अदर ऑफ देम टू पीयर, काफ़ी ज़्यादा प्लेंटिफ्स है या डिफेंडेंट्स सब के पे आप पे कोई एक बंदा जा रहा है, लेकिन जो जा रहा है उसको उन सब की तरफ से ये इन राइटिंग अथॉरिटी साइन होनी चाहिए, ठीक है, अटॉर्नी ऑफ लेटर होगा और अथॉरिटी साइन होगी कि वो उनके बिहाफ पर अपीयर हो सकें, प्लीड कर सकें और एक्ट कर सकें किसी भी प्रोसीडिंग में। अथॉरिटी राइटिंग में हो, साइन बाय पार्टी हो और ऑब्वियसली शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट। रूल नंबर 13 हमारा था ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है इसी मामले में कि जो बंदा समझता है कि वो नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर है, तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में मामला रेज़ करे, ना कि तब जबकि फ़ैसला होने लगे, कोर्ट वर्डिक्ट सुनाने लगे और वो कब कह रहे जी मैं तो मिस जॉइंडर हूँ, तो इस तरह की चीज़ होती ना। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है तो वो कोर्ट फिर वेव कर देता है कि आपको अभी याद आ गया कि आप भी उनसे कोई गलती से ज्वाइन हुए या फ़लानी पार्टी ने भी रहना था, उसमें ज्वाइन होना था, तो ऑब्जेक्शन जो से आपने राइज़ करने हैं वो आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में करनी है। तो ये तो हमने रूल्स इसके ऑर्डर 1 की स्टडी किए थे। अब हम देखते हैं इसके रेलिवेंट जो उनसे है MCQs। सो आप ये देखें, ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंट इन वन सूट एज प्लेंटिव्स इन होम एनी राइट टू रिलीफ इज एलिज्ड टू एग्जिस्ट एज, इसके अंदर आप में ए ऑप्शन है ज्वाइंटली, बी सेवरली, सी अल्टरनेटिव और डी ऑल ऑफ दीज। आपके जहन में जो भी आंसर आता है इसका वो आप क्वेश्चन नंबर के सामने एक कापी पे लिख लें। आखिर में आप देखिएगा कि आपके कितने स्कोर आपके आ रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अच्छा, ये है, मैं आपको इसका आंसर बाद में बताऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स मे कॉज फॉर डिले ऑफ ट्रायल ऑफ सूट देन कोर्ट में ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल, जजमेंट ऑफ ट्रायल
both A and B or none of these. इस सूरत हाल में कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, ये आपने बताना है कि अगर कोई ट्रायल को डिले करता है तो क्या इसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो तीसरा हमारे पास MCQs है। ऑल पर्सन में बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स ऑन ग्राउंड ऑफ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ के फैक्ट के, बोथ A and B और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेंटिफ में ज्वाइन एज पार्टीज टू सेम सूट ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट लाइक एज ऑप्शन A हुंडीज, B bill of exchange, C promissory notes and D all of these. 5. Suit cannot be defeated on grounds of dash of parties में joinder of parties, non-joinder of parties, both A and B, D none of these. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, any suit cannot be proceeded further in absence of proper party, necessary party, both A and B and none of these. Question number 7, where a suit has been instituted in the name of wrong person as plaintiff through a bona fide mistake, so application for dash will be made before competent court. किसकी एप्लीकेशन देगा, नॉन जेंडर की देगा, मिस जेंडर की देगा, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, द बेसिक पर्पज ऑफ मिस जेंडर एप्लीकेशन इज टू डैश रॉन्ग पार्टीज फ्रॉम सूट। तो इसका क्या बेसिक पर्पज़ है मिस जेंडर एप्लीकेशन का, कि ऐड करना, स्ट्राइक आउट या नन ऑफ दीज। वेयर ए नेसेसरी पार्टी इज मिस्ड एज पार्टी इन सूट, देन एप्लीकेशन फॉर मिस जेंडर ऑफ पार्टी इज मेड फॉर कोर्ट, नॉन जेंडर, बोथ A and B। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज फ्रॉम सूट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, सेल्फ एक्शन, both A and B, none of these. Question number 11 है, the court may allow application of misjoinder and non-joinder at, कब अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन misjoinder की, non-joinder की, before framing of issues, at any stage, after recording of evidence, none of these. All objections on the ground of misjoinder or non-joinder shall be raised at summons stage of possible opportunity, or list of possible opportunity after decree or none of these. Term dash application is commonly used for misjoinder and non-joinder of parties from suit. Option A 1 by 10, B 10 by 1, C 2 by 10 or D 1 by 11. Question number 14, court may add any party on ground of misjoinder and non-joinder, strike out or both of these। ये हमने बताना इसमें क्या है ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, द बेस्ट अवेलेबल रेमेडी अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड फॉर joinder and non-joinder is appeal in CPC, review in CPC, revision in CPC और all of these। तो ये हो गए हमारे 15 MCQs। अब हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं। चलें, ये आपने आंसर नोट कर लिया और आप देखें कि आपके कितने आंसर ठीक और कितने गलत हैं। सो ये हमारे पास आंसर कीज़ हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंट इन वन सूट एज प्लेंटिव्स इन होम एनी राइट टू रिलीफ इज एलिज्ड टू एग्जिस्ट एज, इसमें ऑल ऑफ दीज है, जॉइंटली, सेवरली एंड अल्टरनेटिव। ये मैंने आपने अगर पिछला लेसन सुना तो मैंने आपको कहा था कि आपको बेयर एक्ट्स पढ़ना बड़ा लाजिम है। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं इसकी, अगर आप ठीक है आप नॉलेज ले लेते हैं, आप अगर नॉलेज भी ज़रूरी है मार्क्स के लिए, साथ इंग्लिश की वर्डिंग भी समझना ज़रूरी है। अब ये इंग्लिश की वर्डिंग अगर आपने ये पढ़ी होगी बेयर एक्ट से, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंट इन वन सूट एज प्लेंटिव्स in hope any right to relief is alleged to exist as jointly, severally, alternative, all of these। ये देखें, all persons may be joined in one suit of plaintiff in whom any right to relief in respect of
has to exist whether jointly, severally or in the alternative. So ये जो है ना इसमें तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर है डी पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर एनी जॉइंट ऑफ प्लेंटिव्स मे कॉज फॉर डिले ऑफ ट्रायल ऑफ सूट देन कोर्ट में ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल का कर सकती है, एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल का कर सकती है, बोथ ए एंड बी। ओबियसली कोर्ट ये भी कह सकती है कि सेपरेट ट्रायल हो या ट्रायल को एडजर्न भी कर सकती हैं। ये बहुत जो सी ना कोर्ट के पास ये पावर है, ऑर्डर दे सकती है अगर कोई भी जो प्लेंटिव है वो डिले कर रहा है ट्रायल। ऑल पर्सन्स मे बी जॉइंट एज डिफेंडेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ये इसका आंसर है। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो उसके ग्राउंड पे जो है ना ऑल पर्सन में भी जॉइंट एंड डिफेंडेंट्स। अब इसमें कॉमन को ये लॉ और फैक्ट का क्या इसमें डिफरेंस आता है बेसिकली, तो इसमें आप इस तरह देख लें कि एक चीज़ है जो हकीकत है कि यार ये ऐसा हुआ, वो तो फैक्ट हो गया ना कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट टेक प्लेस हुआ है तो वो फैक्ट हो गया। अब वो लॉ क्या कहता है कि वो जो मामला हुआ है क्या उस पर क्या कानूनन उस पर कोई कार्रवाई होती है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। फॉर एग्जांपल अगर एक माँ बाप हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा उनका 13 साल का है और दूसरा बेटा छोटा उनका 2 साल का है। अब वो घर से बाहर चले जाते हैं अपने 3 साल के या 4 साल के बच्चे को 14 साल के 13 साल के बच्चे के हवाले करके। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो ये हो गया ना, फैक्ट तो ये हो गया कि ये ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसा किया पेरेंट्स ने। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होगा, क्या ये करना कानून के ख़िलाफ़ है? क्या कानून में इस तरह लिखा गया कि अगर इतना छोटा बच्चा आप 13 साल के 14 साल के बच्चे को ही दे देते हो कि संभालने के लिए और आप चले जाते हो घर से बाहर और आप 2 दिन बाद आते हो, तो ये मामला क्या कानून में क्या कहते हैं? तो ये फ़र्क होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ में और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर। चलें, ऑल पर्सन में भी जॉइंट एज डिफेंडेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ये हमारा बोथ ए एंड बी हो गया। द प्लेंटिफ में जॉइन एज पार्टी टू सेम सूट ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट लाइक एज हुंडीज बिल्स एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारी इंक्लूडेड है। ये देखें, द प्लेंटिफ में एट ऑप्शन जॉइन एज पार्टी टू द सेम सूट इन ऑल ऑफ द पर्सन सेवरली जॉइंटली एंड सेवरली लायबल ऑन एनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टीज ऑफ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो बस बेयर एक्ट को आपने इसी तरीके से पढ़ना है। फाइव सूट कैनट बी डिफीटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर, कि अगर किसी भी पार्टीज के सूट के अंदर तो मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर आ जाता है तो उसका ये मतलब नहीं कि सूट ही ख़राब हो गया। तो इसका आंसर है बोथ बी ए एंड बी, मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। 6 एनी सूट कैनट बी प्रोसीडेड फर्दर इन एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी। ऑब्वियसली अब नेसेसरी पार्टी ज़रूरी है किसी भी केस को आगे लेके चलने के लिए। अगर वो है ही नहीं और कोई भी डिसीजन या वर्डिक्ट कोर्ट ने पास कर दिया तो इफेक्टिव डिसीजन तो नहीं होगा ना वो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ब्रदर्स और सिस्टर्स में जो मामला है प्रॉपर्टी का तकसीम का, उसमें बहनों को उन्होंने तो बताया ही नहीं है, मुकदमे में हिस्सा ही नहीं बनाया, तो वो नेसेसरी पार्टी थे। अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी ऑर्डर कोर्ट पास करता है तो वो इफेक्टिव डिसीजन नहीं होगा। तो इसलिए एनी सूट कैनट बी प्रोसीडेड फर्दर इन एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी। वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन मैंने आपको बताया था मिसजॉइंडर है, मिस्टेकिंगली एज प्लेंटिव थ्रू अ परफेक्ट मिस्टेक, सो एप्लीकेशन फॉर मिसजॉइंडर विल बी मेड बिफोर कॉम्प्लीटेड। गलती से हो गया है, मिस्टेकिंगली हो गया, इसका मतलब मिसजॉइंडर। द बेसिक पर्पज ऑफ मिसजॉइंडर एप्लीकेशन इज टू ऑब्वियसली स्ट्राइक आउट रॉन्ग पार्टीज फ्रॉम सूट। वेयर a necessary party is missed as a party in a suit, then application for non-jointer party is made before the court। अब जो बहनें हैं वो कर सकती हैं कि हम नॉन जॉइंडर है, हम नेसेसरी पार्टी है, ठीक है ना, हम फिर नेसेसरी पार्टी इज मिस्ड एज अ पार्टी सूट, देन एप्लीकेशन फॉर नॉन जॉइंडर पार्टी इज मेड बिफोर द कोर्ट, कि हमें भी फ्री बनाया जाए और हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद ही फैसला दिया जाए। ये सिस्टर्स
कह सकती हैं कोर्ट की, और कोर्ट उनको फिर ब्रीच बना सकता है। द कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एट पार्टीज फ्रॉम सूट ऑन, कब करेगा कोर्ट ये? एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे भी कर सकता है, खुद से भी कर सकता है, अगर खुद समझे कोर्ट कि ये कि फलानी पार्टी को मैं निकालना है, किसी को ऐड करना है, तो बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, द कोर्ट में अलाउ एप्लीकेशन ऑफ मिस जॉन्डर एंड जॉन जॉन्डर एट एनी स्टेज। एप्लीकेशन जो होते हैं ना किसी भी स्टेज पे कोर्ट अलाउ करता है, मिस जॉन्डर की और नॉन जॉन्डर की। ये आप देखें, where a suit has been sued in the name of the wrong person plaintiff, or where it is doubtful whether it has been sued in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that a suit has been sued to open mistake and is necessary for determination of the matter, order any other person to be sued or added as part plaintiff upon such terms as the court suggests. All objections on the ground of misgender or non-gender shall be raised at earliest possible opportunity। ये नहीं कि मामला डिसाइड हो रहा और आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। द टर्म डैश एप्लीकेशन कॉमनली यूज फॉर मिसजेंडर एंड नॉन-जेंडर। 110 1 मतलब रूल ऑर्डर 1 रूल 10 110 एप्लीकेशन। कोर्ट में add strike out any party on ground of misgender and non-gender legal take of both of these। The best available remedy against order passed for gender and non-gender is obviously ये है रिवीजन है, कि अगर कोई मामला हो जाता है पास ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके बाद हम रिवीजन में ही जाते हैं। बेस्ट अवेलेबल रेमेडी अगेंस्ट ऑर्डर पास फॉर जेंडर एंड नॉन जेंडर इज़ रिवीजन इन CPC। तो ये चले हमारा ये कवर हो गया आज का लेसन। इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।